Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the GATE test of September 2021. So let's start. Father's age is 4 times the age of the son 5 years ago. His age. How much is father's present age? अच्छा जी, तो पहले अगर हम स्टेटमेंट को देख ले तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि फादर्स एज इज 4 times द एज ऑफ द सन. तो लेट द फादर्स एज बी एक्स. ठीक हो गया. और ये 4 times है एज ऑफ द सन विच वॉज 5 years ago his age. तो इस स्टेटमेंट को अगर हम डीपली एनालाइज करें तो इसका क्या मतलब है कि अभी फादर्स एज इज 4 times द एज. यहाँ तक तो आ जाएगा कि ये फादर्स की एज x है और ये 4 times एज के इक्वल है. लेकिन वो एज क्या है, 5 साल पहले अगर उसके बेटे का एज जो भी था तो उसका अगर हम 4 times कर ले तो उससे आ जाएगा बाप का अभी का एज. ठीक हो गया. तो इस स्टेटमेंट को समझना ही सारा गेम है. अगर इसी स्टेटमेंट को हम समझ गए तो मीन्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो अभी 5 साल पहले लेट्स एज्यूम द एज ऑफ द सन इज y. तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, y - 5. इसको थोड़ा दोबारा भी देख लेते हैं. देख, सन 5 years ago. लेट्स एज्यूम, मैंने क्या एज्यूम किया कि उसके बेटे की एज है 9 साल या जो भी कह ले, लेट्स एज्यूम. तो जो भी था, लेकिन 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, वो 9 - 5 अगर हम कर ले 4 साल या जो भी आता है. तो अभी y - 5 क्या आ जाएगा, सन्स एज 5 years ago. तो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट के द एज ऑफ अ सन 5 years ago हिज एज. तो अभी जो उसका उम्र है उससे 5 साल पहले उसका उम्र कितना था, वो था y - 5. और अभी उसके बाद जो लिखा हुआ है वो क्या है कि फादर्स एज इज़ 4 times द एज. तो फादर का एज मैंने x एज्यूम किया और वो 4 times उस एज के इक्वल आ गया. नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ जाएगा कि हाउ मच इज़ द फादर्स प्रेजेंट एज. तो ये स्टेटमेंट अगर हमने लिख लिया ना, बस समझ लो कि हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. अभी अगर मैंने फाइंड करना है कि फादर्स की एज कितनी है तो वो आ जाएगी 4y - 20. ठीक हो गया. एंड दिस इज द राइट आंसर. ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है. जो वहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन के ऑप्शन में तो उसको हम राइट कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर्स वगैरह नहीं, क्यों, सिर्फ हमने यही स्टेटमेंट लिखना था. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. 0.45% ऑफ 900 इज. तो ये मैंने कई दफ़ा किया है. 900 मल्टीप्लाइड बाय 0.45% अगर हम कर ले डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा. ठीक होगा, क्योंकि परसेंट का मतलब ही यही है. 2 zeros इनके साथ कट जाएंगे. दिस इम्प्लाइज दैट 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 आ जाएगा. अभी इसको हम फर्दर भी इसी तरह कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा अगर हम ये कर ले कि ये पॉइंट हटा दें तो इधर नीचे 100 आ जाएगा. 100 आएगा तो अगर 45 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 9 के साथ तो क्या आ जाएगा, इससे तकरीबन आ जाता है 405 डिवाइडेड बाय 100. तो इससे आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.05. ठीक हो गया. तो 4.05 इज द 0.45% ऑफ 900. नेक्स्ट क्वेश्चन. If 350 is divided by 2 numbers with the ratio 2:7, the product of 2 numbers is. अच्छा जी, तो सबसे पहले 350 हमारे पास एक नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया 2 नंबर से, जिसके एक दूसरे के साथ रेशो कितना है, 2:7. मतलब इसको सिंपली समझते हैं. अगर मेरे पास इस तरह का कोई
लकड़ी है, कोई भी चीज़ हम कंसिडर कर लें, इसके अगर मैं कुछ हिस्से कर लूँ, ठीक है। अभी इसके मैंने कितने हिस्से किए, 1 2 3 4 5, मैंने टोटल कितने ही हिस्से किए, 5 हिस्से। अभी मैं कहता हूँ कि ये 2 हिस्से एक नंबर है और ये 3 हिस्से कोई दूसरा नंबर है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड करनी है। तो इसी तरह से इन्होंने कितना किया है, इन्होंने 2 हिस्से अलग किए हैं और ये 7 हिस्से लिए हैं, इसको 7 किया है। तो 2 और 7 हम टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको, ये टोटल अगर है तो हमारे पास 9 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। 9 हिस्सों में से 2 हिस्से एक नंबर आ जाएगा और 7 हिस्से दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको हम कंसिडर कैसे करेंगे, और ये टोटल हमारे पास जो लेंथ है ये कितने इक्वल है, 350। तो 350 के मैंने इस तरह से 2 हिस्से करने हैं कि 2 हिस्सों का एक नंबर और 7 हिस्सों का दूसरा नंबर आ जाए। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 डिवाइडेड बाय 9। 9 टोटल हिस्से होंगे जिसमें से 2 हिस्सों का एक नंबर x आएगा और दूसरा नंबर y क्या होगा, 350 का 7 हिस्से होंगे 9 में से, ठीक हो गया। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हम रहने देंगे और बाकी सब कुछ मिटा देंगे, सही है। इसकी समझ आ गई कि 350 को हमने डिवाइड किया ऐसे 2 नंबर से जिनका एक दूसरे के साथ रेशो क्या होगा, 2:7। तो अभी x और y को अगर हम फाइंड कर लें तो फिर दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये दोनों इक्वेशंस लिखना ही एक्चुअल काम है, ये दोनों इक्वेशंस हम लिख लेना, तो इसके बाद इसमें से सोल्यूशन करना इसका कोई मुश्किल काम नहीं। तो अभी इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 350 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तकरीबन इससे आ जाएगा 700, और 700 डिवाइड बाई 9 जब हम करेंगे तो इससे कोई वैल्यू आ जाएगी 77.77, ठीक हो गया। इसी तरह 350 मल्टीप्लाइड बाय अगर 7 हम करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाती है 2450, और डिवाइडेड बाय 9 जब हम कर लेंगे तो उससे वैल्यू आ जाएगी कोई 272.22, ठीक हो गया। तो अभी इन 2 हिस्सों में हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया। अभी इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमसे स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या मांगा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 77.77 मल्टीप्लाइड बाय 272.22 अगर हम करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो होगा x मल्टीप्लाइड बाय y। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विल बी इक्वल टू 21170.5 समथिंग आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, ठीक हो गया। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 1/8 होल पावर -1/3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/8 होल पावर -1/3। तो अच्छा, अभी इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा लगता मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिंपली तो एक एग्जांपल दे दूँ, लेट नंबर x है। अभी इस x का मैंने डिवीजन में इसको लिखा हुआ है और इसका कोई पावर है -n। तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x का पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है, +n, क्योंकि जब भी इसको ऊपर लेके जाएंगे मीन्स कि जब भी इन्वर्ट करेंगे किसी नंबर को और उसका एक्सपोनेंट होता है तो उस एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है, बेस 1/8 है, इसको अगर मैं इन्वर्ट करूँगा तो ये 8 आ जाएगा, तो इसके एक्सपोनेंट का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 8 पावर 1/3 आ जाएगा। अभी 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 होल पावर 1/3, क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक हो गया। अभी अगर दोनों एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, दिस मीन्स इट इज इक्वल टू 2, विच इज द राइट आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इफ 6x plus 2y equal to 8 and 2x minus y equal to 3, find x। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 6x plus 2y equal to 8 और 2x minus y
इक्वल टू 3। हमने क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ x। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो आ जाएगा इससे 8x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 प्लस 3 तो 11। ठीक हो गया। अभी मैं इसको लिख सकता हूँ 8x इज इक्वल टू 11 प्लस वाई। वाई की वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन से उठा के इधर पुट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन नंबर 2 से मैं उठा लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं वाई की वैल्यू उठाऊँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसको थोड़ा इधर मैं लिख लेता हूँ। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इस इक्वेशन से ये आ जाएगा। तो इधर वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 11 प्लस 2x माइनस 3 और इस साइड पे आ जाएगा 8x। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये हमारे पास फाइनल आ गया इक्वेशन। तो अभी फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8x माइनस 2x आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 11 माइनस 3। तो 11 माइनस 3 से फिर आ जाएगा 8। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 6। या तो ये गिवन होगा या हम फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 3 आर 6 और 2 4 आर 8। तो 4/3 या तो ये गिवन होगा या अगर फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो तो इसको सिंपली हम 1.33 भी कर सकते हैं। तो x की ये सारी वैल्यूज़ करेक्ट हो सकती है, जो भी ऑप्शन में गिवन हो उसको हम राइट मार्क कर देंगे। नेक्स्ट, 5 is added to a number 3 times, the result is 40, find the number। अच्छा, अभी सारा कमाल स्टेटमेंट में ही होता है कि 5 is added to a number, let the number be x। लेकिन 5 उसके साथ ऐड हो गया 3 टाइम्स, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 3 टाइम्स उसके साथ 5 ऐड हो गया, मीन्स कि 3 टाइम्स 5 ऐड हो गया, या इसको मैं +5 +5 +5 भी लिख सकता हूँ। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 40। ठीक है, फाइंड द नंबर। अभी नंबर इजी है, x + 3 5 = 15 इक्वल टू 40। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 40 माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, और इससे आंसर आ जाता है 25। दिस इज़ द राइट आंसर। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरह, x तो 25 के इक्वल आ गया और ये एक्चुअल आंसर है। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये कामे ना होते, यहाँ पे तो 2 कामे इन्होंने दिए हैं, अभी अगर ये ना होते तो फिर स्टेटमेंट बिल्कुल ही चेंज हो जाता कि 5 इज़ एडेड टू अ नंबर 3 टाइम्स। या अगर कामे ना होते इस तरह होता, स्टेटमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते कि 5 इज़ एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर, द रिजल्ट इज़ 40। तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करते, 3 टाइम्स अ नंबर, तो 3 टाइम्स 8 x को करते और 5 इज एडेड, तो 5 जब ऐड हो जाता तो फिर 40 आ जाता। तो फिर हमारा स्टेटमेंट इस तरह बन जाता। फिर इसको हमने सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन इधर हमारे पास x इज इक्वल 25 एक्चुअल आंसर था। ठीक हो गया। नेक्स्ट, the car covers the distance of 200 kilometers in 2 hours and 40 minutes. The other car covers the same distance in 2 hours. Find the ratio of their speed। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हमने स्पीड फाइंड करनी है कि एक की स्पीड कितनी है, दूसरे की स्पीड कितनी है। तो अभी पहले कार की स्पीड है हमारे कोई अभी फाइंड करने हैं हमने, क्योंकि 2 hours and 40 minutes है। अभी 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, टोटल 60 होते हैं। यूँ घुमा के ये सारा आ जाएगा। तो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, ये सॉल्व 60 मिनट। लेकिन हमें कितने गिवन है, 2 hours and 40 minutes। अभी 40 मिनट्स को पहले देख लेते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। तो अगर दोनों साइड को मैं डिवाइड करूं किसके साथ, 3 पे, तो ये आ जाएगा 3 2 6, 1/3 hour
इज इक्वल टू 20 मिनट, लेकिन मैंने कितने मिनट्स चाहिए? 40 मिनट्स। तो दोनों साइड्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, तो 2/3 आवर्स इज इक्वल टू 40 मिनट्स। क्यों नहीं करा? अच्छा, 40 मिनट्स आ गए, ठीक हो गया। ये बाकी अभी यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। तो फाइनल हमारे पास आ गया 2/3 आवर्स इज इक्वल टू 40 मिनट्स। मीन्स कि अगर हम 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स को लिख सकते हैं कि ये 2 आवर्स है प्लस 2/3 आवर्स, टोटल इतने आवर्स आ गए। ये मैं इसलिए आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि मेरे लिए बाद में कैलकुलेशन इजी हो, ठीक हो गया। तो अभी अगर हमारे पास टोटल कितने घंटे आ जाएंगे, इसका मैं 3 LCM ले लूँ तो इधर आ जाएगा 6 आवर्स, 3 2 6 प्लस 2 आवर्स, तो इससे टोटल आ जाएगा 8/3 आवर्स, ठीक हो गया। तो 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ 8/3 आवर्स, ठीक हो गया। फाइनली अभी स्टेटमेंट मेरे पास यही आ जाएगा कि 8/3 आवर्स इज इक्वल टू 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। नेक्स्ट, अभी इसकी स्पीड किसके इक्वल है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक हो गया। डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर और टाइम कितना है? 8/3 आवर्स। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 8/3 आवर्स, ठीक हो गया। दिस implies that the speed of the first car is equal to 3, जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। ये उसका स्पीड आ जाएगा हमारे पास। फाइनल स्पीड फर्स्ट कार का इतना आ गया, ठीक हो गया। तो इससे आंसर आ जाएगा S इज इक्वल टू, इसकी फाइनल स्पीड आ जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। मैंने पास इसलिए किया था क्योंकि अजान हो रही थी और बैकग्राउंड नॉइस भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा क्योंकि अच्छी खासी बारिश से तेज़ बारिश शुरू हो गई अभी बाहर। तो फर्स्ट हमारे पास कार का है तो उसका स्पीड कितना आ गया? 75 किलोमीटर पर आवर। अभी दूसरे कार का तो इजी है, द अदर कार कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर्स। तो ये स्पीड 1 आ गई। अभी स्पीड 2 दूसरे कार की हमारे पास कितना है? 200 किलोमीटर वो कवर करता है कितने घंटों में? 2 घंटों में, इन 2 आवर्स। तो 100 आ जाएगा। मीन्स कि द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। ये तो बिल्कुल ही इजी था, ठीक है। लेकिन ये भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया है? फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड्स। तो इनका रेशो अगर हमने फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल आएगा? रेशो विल बी इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाय S2 विच इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के साथ कट जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो या तो इसी तरह डायरेक्ट फ्रैक्शन गिवन होगा, और फ्रैक्शन गिवन होगा तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे 75 डिवाइड बाय 100 इज़ द राइट आंसर। यह इसको सॉल्व करके 3/4 आ जाता है। तो या तो 3/4 गिवन होगा तो उसको हम राइट कंसिडर कर लेंगे, या 0.75। तो कोई भी ऑप्शन गिवन हो तो दैट विल बी द राइट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन विच इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ बोथ कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much the number is subtracted from 2569451 to make it divisible by 6। अच्छा जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने दिमाग लड़ाना होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये 2569451 डिवाइड कर लेंगे 6 से। 6 4 24 से 1 आ जाएगा, 6 2 12 से आ जाएगा 4 9 6 8 48 से 1 आ जाएगा 4, फिर 6 2 12 इससे आ जाएगा 2 और साथ इसका 5 आ गया। फिर यहाँ पे कर लेंगे
तो 6 4 ज़ा 24, 25 माइनस 24 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, साथ में फिर 1, 6 1 इज 6, इससे 5 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक हो गया। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ ये वाला जो हमारे पास फिगर आ गया तो इसको हम ले लेंगे। अभी इतना हमें पता चल गया कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो जो नंबर आएगा दैट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। तो नेक्स्ट मैं कर लूँगा 4 2 8 2 4 1, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6 होगा, और वो नियर मोस्ट वैल्यू होगी हमें जो गिवन क्वेश्चन में फिगर गिवन है, तो उसके बिल्कुल करीब वैल्यू आएगी। 6 1 इज 6 आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 13 14, 6 8 ज़ा 48 49, 6 2 ज़ा 12 तो 4 16 आ जाए, 6 4 ज़ा 24 तो 25 आ जाए। अभी अगर हम 25, एक मिनट, ये आ जाएगा यहाँ पे 25, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर अगर हम देख ले तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें जो फ़र्क है तो वो वैल्यू अगर हम ये गिवन इसी वैल्यू से माइनस करेंगे, ये वाला फिगर जब आएगा तो दैट मीन्स कि दिस नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6, जो हमसे एक्चुअली रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। तो अभी इस वैल्यू से मैं क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 2 5 6 9 4 5 1 माइनस 2 5 6 9 4 4 6, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वही वैल्यू हम अगर माइनस करेंगे गिवन से तो फिर जो ये वाला फैक्टर आ जाएगा दैट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। जैसे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि बाकी सारे 0 हो जाएंगे और 51 माइनस 46 5 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर हम इसी वैल्यू से 5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6 है। ठीक हो गया। तो हाउ मच द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, दैट विल बी इक्वल टू 5। इसका आंसर क्या है, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू टू मेक इट डिविजिबल बाय 6। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा बट दिस इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन, और हार्डली हमारे पास गेट टेस्ट में 1 मिनट होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको इतना पक्का होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर अंदर या मैक्सिमम टाइम आपसे अगर ले 1.5 मिनट, लेकिन 1.5 मिनट के अंदर अंदर इसको हल हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने ये तफसील में लेंथी किया कि आपको समझ आ जाए, लेकिन आपने इसको बिल्कुल ही जल्दी, और यही कुछ ट्रिक्स होते हैं, ये अगर समझ में आ जाएंगे ना तो गेट टेस्ट न सिर्फ पास बल्कि उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और आप उनको इसको टॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, 60% of the number is added to the other number. The other number is increased by 1.5 times and the ratio between the numbers. अच्छा जी, तो अभी इसको अगर हम देख ले, स्टेटमेंट को हमेशा हमने स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। स्टेटमेंट से जब भी मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगा उसके बाद सिंपल सोल्यूशन हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता। अभी 60% ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी x, उसका कितना है 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड, ये ऐड हो गया टू द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर बी y। इस नंबर के साथ जब मैंने 60% x ऐड किया, द अदर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स इज इक्वल टू, तो दूसरा जो नंबर था y, तो वो कितना इंक्रीज हुआ 1.5 टाइम्स। ठीक हो गया। तो स्टेटमेंट को मैंने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया कि 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द अदर नंबर, द अदर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स। ठीक हो गया। तो अगर 60% किसी नंबर में मैंने ऐड किया तो वो इक्वल किसके हो जाता है, वो हो जाता है उसी नंबर का 1.5 टाइम्स इंक्रीज करके। तो ये स्टेटमेंट जब हम लिख लेंगे तो इसके बाद हमारी सोल्यूशन
बिल्कुल ही सिंपल हो जाती है। फाइंड द रेशो बिटवीन द नंबर्स। अभी एक्स और वाई का हमने रेशो फाइंड कर देना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 60% मीन्स कि 60 डिवाइडेड बाई 100। अब एक्स और वाई को अगर मैं उस साइड शिफ्ट करूँ तो 1.5 वाई माइनस वाई, ये आ जाएगा 0.5 वाई के इक्वल, या इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, 1/2 वाई, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, द रेशो बिटवीन द नंबर्स। सो रेशो मीन्स के एक्स डिवाइडेड बाय वाई अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। तो वाई को मैं इस साइड शिफ्ट करूँगा, बाकी जितना टर्म है इसको मैं उधर शिफ्ट कर लूँगा। तो वाई जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और उधर 1/2 मल्टीप्लाई बाय उधर 100 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा। ये एक ज़ीरो के साथ कट जाएगा, और इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 12। एक मिनट या 12, या इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 10/12 या 5 डिवाइडेड बाय 6। क्यों नहीं लिख रहा, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 12 या 5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इनमें से कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, या इसको अगर आप सॉल्व कर लो 0.833 आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन गिवन हो वो हमारे पास इसका सोल्यूशन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल एट 9। अच्छा, 9 AM या PM जो भी है, हमारे पास ये घड़ी होती है, इधर होते हैं 12, 3, 6 और 9। 9 बजे का मतलब यही है कि हमारे पास इस तरह के घड़ी में टाइम है। अभी फाइंड द एंगल, तो इधर एंगल कितना होता है, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक हो गया। नेक्स्ट, A, B, C share 1000. A and C collectively have 400 and B and C have 700 collectively. How much is the C share? अच्छा जी, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। A, B, C share 1000, तो स्टेटमेंट में लिख लूँगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1000। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, A and C collectively have 400. A plus C is equal to 400. Equation number 2 आ जाएगा। Next, B and C have B plus C equal to 700. Equation 3 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया, हाउ मच इज़ द C शेयर। तो इसको हम अभी सिंपल सॉल्व करेंगे, तो जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया। अभी तो ये सिंपल है, हमने C फाइंड करना है, तो इधर से मैं क्या कर लूँगा, A की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो A की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 400 माइनस C, ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट इधर से अगर मैं B की वैल्यू फाइंड करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 माइनस C। अभी इन दो इक्वेशंस को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट A की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 400 माइनस C, प्लस B की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 700 माइनस C प्लस C इज इक्वल टू 1000, ठीक हो गया। माइनस C प्लस C कैंसिल आउट, 400 प्लस 700 इससे आ जाएगा 1100 माइनस C इक्वल टू 1000, ठीक हो गया। अभी मैं C को उस साइड शिफ्ट करूँगा, 1000 को इस साइड, तो 1100 माइनस 1000 इज इक्वल टू 100, और C जब उस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। C इज इक्वल टू 100 विच इज़ द राइट आंसर। Next, the diameter of a circle is 14 centimeter. Find the area of a circle. ये मेरे पास एक सर्कल है, इसका डायमीटर गिवन है कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। फाइंड द एरिया, तो एरिया मुझे पता है किसके इक्वल है,
पाई आर स्क्वायर। अभी रेडियस किसके इक्वल है, ये डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 से आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया। अभी इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई और 7 स्क्वायर, तो इधर 7 स्क्वायर से मेरे पास आ जाएगा 49, और 49 हमारे पास जब मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई के साथ तो इसे 49 पाई आ जाता है। अगर 49 पाई भी हम अभी ऑप्शंस में देख लेंगे, अगर 49 पाई गिवन है तो ठीक, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो इसको हम सॉल्व करके पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी कोई 153.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। These both are the right answers. Next, A moves the land in 30 minutes. With the help of B, it takes 20 minutes. How much time is required by B to mow the land? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देख लेंगे इन दोनों का कि अगर A रेशो प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, A और साथ में हमारे पास है B, नहीं सॉरी यहाँ पे B का तो अननोन है, हमने क्या करना है, स्टेटमेंट में गिवन है A mows the land in the 30 मिनट्स, तो ये चूंकि हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन इसलिए है क्योंकि दोनों एक साथ मिलेंगे तो कम टाइम लगेगा, और अगर एक बंदा अकेले कोई काम करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो दो बंदे अगर मिल के करेंगे तो वो कम टाइम लगेगा। तो A कितने टाइम में करेगा, 30 मिनट में, और A प्लस बी अगर होगा विद द हेल्प ऑफ B, तो इधर मैं क्या कर लूँगा, A प्लस बी दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा, इनका 20 मिनट लगेगा। अभी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो इधर आ जाएगा 30A इज इक्वल टू 20 इंटू A प्लस बी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 30A इज इक्वल टू 20A प्लस 20B। ठीक हो गया। अभी 30 माइनस 20A आ जाएगा तो 10A इज इक्वल टू 20B। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे हमारे पास जो आएगा आंसर, तो डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 10, A इज इक्वल टू 2B। मतलब इसका क्या हो गया कि हमारे पास अगर A कोई काम करेगा तो A जितने टाइम में कर सकता है उतने टाइम में 2B वही काम करेंगे। समझ आई इसकी, कि अगर दो बंदे हैं B अगर 2 है तो वो अगर 10 मिनट में कोई काम करेंगे तो इकट्ठा A अकेले वो काम 10 मिनट में कर सकेगा। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स B इज इक्वल टू A। ठीक हो गया। अभी हमसे मांगा गया है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय B टू मो द लैंड। इधर अभी अगर हम देख ले स्टेटमेंट में स्टार्ट में क्वेश्चन में ये गिवन था कि A अकेले 30 मिनट लगाता है, तो अभी B अकेले कितना टाइम लगाएगा, उसके डबल टाइम लगाएगा। मीन्स कि B हमारे पास कितना टाइम लगाएगा, 60 मिनट्स लगाएगा। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा लॉजिकली इसको देखना होगा, लॉजिकली इसको समझना होगा, क्योंकि B के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 तो वो एक A के इक्वल आना चाहिए। मीन्स कि B काम ज़्यादा टाइम में करता है। ज़्यादा टाइम में क्यों करता है, क्योंकि 2B इक्वल है 1 A के, 2B इक्वल है 1 A के, तो इसको फिर इन्वर्सली ले लेंगे कि अभी अगर A जितना टाइम लगाएगा तो B उसके डबल टाइम लगाएगा। ठीक हो गया। इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे बस, बल्कि इसको लॉजिकली सोचेंगे, अपने दिमाग के मुताबिक इसको काम करेंगे, इसको देखेंगे कि हमारा
स्टेटमेंट क्या है, हमारी सोल्यूशन कैसे आई, और अभी हमने आंसर क्या लिखना होगा। तो अगर दिमाग को लड़ाएंगे, इसमें थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे, तो तब जाके पता चलेगा कि b इज़ इक्वल टू 60 मिनट। तो हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड बाई b टू मोव द लैंड, दैट इज़ इक्वल टू 60 मिनट। और ये लॉजिक अगर समझ में आ गई ना, तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, 5 men can do a job in 6 days and 10 women can do the same job in 5 days. In how many days 3 men and 5 women can do the same job? अच्छा, सबसे पहले मैं उस स्टेटमेंट को इधर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेता हूँ। 5 men can do a job in 6 days। ठीक हो गया। अभी 10 women can do the same jobs in 5 days। ठीक हो गया। तो अभी अगर यहाँ से मैं फाइंड करूँ कि एक आदमी कितने टाइम में करेगा, तो एक आदमी करेगा 6 डिवाइडेड बाय 5 डेज में। ठीक हो गया। अब इस तरह एक वुमेन कितने टाइम में करेगी, वो करेगी 5 डिवाइडेड बाय 10 डेज में। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गए दो इक्वेशंस, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, तो क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया है, इन हाउ मेनी डेज 3 men and 5 women कैन डू द सेम जॉब। तो अभी 3 men और 5 वुमेन्स हैं, तो मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इक्वेशन के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो इससे क्या आ जाएगा, 3 men। 3 men कितने टाइम में काम करे, कितने टाइम में वो कर सकते, कितने डेज में वो करेगा, 3 6 18 बाय 5 डेज में। ठीक हो गया। अभी इस तरह से, अभी इसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई करना है, 5। तो 5 women कैन डू द सेम जॉब इन 5 5 25 डिवाइडेड बाय 10 डेज। ठीक हो गया। अभी इन दोनों ने मिल के कितने टाइम में करना है, तो एडिंग बोथ हैंड साइड, इसको मैं ऐड कर लूँगा। जब ऐड कर लूँगा तो इससे क्या आएगा, 3 men प्लस 5 women आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर वही सेम वैल्यू आ जाए, इज इक्वल टू 18 बाई 5 प्लस 25 बाई 10, ये डेज आ जाएंगे। ठीक है। तो इधर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 10, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, जिससे आंसर आएगा 36 प्लस 25 डेज आ जाएंगे। ठीक है। अभी 36 प्लस 25 जब मैं करूँगा तो इससे आंसर आ जाएगा 61 डिवाइडेड बाय 10 डेज, दैट मीन्स 6.1 आ जाएगा, डेज आ गए। ठीक हो गया। तो 6.1 डेज में क्या कर लेंगे, 3 men and 5 women कैन डू द सेम जॉब इन 6.1 डेज, विच इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इफ द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है और ये विड्थ है। अभी विड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, द रिजल्टेंट विल बी द स्क्वायर। अभी अगर विड्थ को हम क्या कर ले, 3 यूनिट्स इंक्रीज कर ले, तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या बन जाएगा, ये एक स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया, ये स्क्वायर आ जाएगा। विड्थ को मैंने क्या किया, प्लस 3 यूनिट्स इंक्रीज किया, द रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर ऑफ एरिया। तो अभी ऑफ एरिया हमसे मीन्स कि एरिया मांगा गया है, एरिया इज रिक्वायर्ड। तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ स्क्वायर के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या लेंथ यहाँ पे कितना है, क्योंकि स्क्वायर के लेंथ और विड्थ इक्वल होते हैं, चारों साइड पे ये और ये इक्वल होंगे। तो अभी L इज इक्वल टू W प्लस 3, इसके इक्वल भी मैं लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6w। तो अभी एरिया कितना आ जाएगा,
वेट स्क्वायर एक डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 डब्ल्यू विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा।